हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मेरे द्वारा आपको सीडीपी की प्रैक्टिस का पार्ट 18वां कराया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस 17 को किया था। आज हम प्रैक्टिस 18 को करेंगे। और प्रैक्टिस 18 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों अपने मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो से जोड़ लीजिए उन्हें। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं सीडीपी से संबंधित। ये सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो। और आपने यदि मेरे द्वारा कराई एक भी प्रैक्टिस नहीं देखी है, आप आज से देख रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आप पिछली प्रैक्टिसों को भी देख लें। और यदि आप इस चैनल से भी पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 18 को पहले क्वेश्चन से। तो प्रैक्टिस 18 में पहला क्वेश्चन ये दिया है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ए ऑप्शन दिया है विषय केंद्रित शिक्षा, बी ऑप्शन दिया है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी ऑप्शन दिया है क्रिया केंद्रित शिक्षा और डी ऑप्शन दिया है बाल केंद्रित शिक्षा। जब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वह बाल केंद्रित शिक्षा को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा को शुरू करने का श्रेय रूसो को जाता है। उन्होंने प्रकृतिवादी के आधार पर शिक्षा को आगे बढ़ाया था, वही इसके सर्वप्रथम शुरू करने का श्रेय प्राप्त करते हैं। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। ए ऑप्शन दिया है दर्शन शास्त्र, बी ऑप्शन दिया है नीति शास्त्र, सी ऑप्शन दिया है तर्कशास्त्र और डी ऑप्शन दिया है भौतिकी। जब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, तो जब हम बात करते हैं किस विषय का अंग है तो ये दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। अब दर्शन शास्त्र को कैसे, क्योंकि मनोविज्ञान प्रारंभिक विषय आत्मा से रहा है इसका। और आत्मा का कैसे रखा है, जब हम मनोविज्ञान शब्द की बात करें तो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अब इसको हम जब तोड़ें दो शब्दों में तो साइक प्लस लोगोस, साइक प्लस लोगोस। तो इसमें साइक का अर्थ तो होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना, और आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा ए, दर्शन शास्त्र। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ए ऑप्शन दिया है अंतदर्शन, बी ऑप्शन दिया है वही दर्शन, सी ऑप्शन दिया है अवलोकन और डी ऑप्शन दिया है प्रयोगीकरण। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। अब इसकी आप मेरे द्वारा आपको ऑप्शन बताए गए हैं, तो हम ऑप्शन को देखकर जब हम आंसर की बात करें, मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कही जाती है वो कही जाती है अंतदर्शन विधि को। मैंने आपको पहले टॉपिक कराया था संरचनावाद। संरचनावाद में मैंने आपको विल्हेम वुंट के बारे में बताया था। विल्हेम वुंट के द्वारा ही चेतना का अध्ययन किया गया था और उनकी चेतना दिखाई नहीं देती थी, इसलिए उनकी विधि अंतदर्शन विधि कहलाई गई। तो इसी तरीके से मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी गई है वो अंतदर्शन विधि मानी गई है। इसमें क्या होता है कि इसमें विद्यार्थियों या व्यक्तियों के जीवन का इतिहास जानकर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, तो इसलिए इसे अंतदर्शन विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बना है वो ए आंसर बना है। और हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन
का अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन दिया है गर्भकाल, बी ऑप्शन दिया है जन्म से, सी ऑप्शन दिया है जीवन पर्यंत और डी ऑप्शन दिया है किशोरावस्था में। अब इस क्वेश्चन की बात करें, आप भी कमेंट करें इसका आंसर क्या है, आप भी बताएं। तो अब जब हम बात करें इसके बारे में, तो जीवन का जो विकासात्मक मनोविज्ञान में जो जीवन का अध्ययन किया जाता है वो जन्म से किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में हमें पता चलता है इससे। और विकासात्मक मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य माने गए हैं, जिसमें विकास का वर्णन करना होता है, दूसरा होता है उसका समझना विकास को, और तीसरा होता है उसका अनुकरण करना। मैं बताऊं आपको, पहले तो वर्णन करना होता है, वर्णन करना, और दूसरा होता है हमारा समझना, और तीसरा होता है अनुकरण करना। वो जन्म से हमें मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। इस क्वेश्चन का आशय है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करने में 2 लिस्ट दी हैं, सूची ए और सूची बी। जब हम बात करें तो ए दिया है रिपब्लिक, इसमें हमें बतानी है कि ये जो सूची ए दी हैं इनमें ये पुस्तक हैं, और सूची बी दी हैं ये इनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से किसकी पुस्तक है। जैसे रिपब्लिक ए दिया तो उसके सामने जॉन डेवी, एमिल एंड एजुकेशन दयानंद सरस्वती, सी दिया दी स्कूल एंड सोसाइटी, तीसरा दिया इनका प्लेटो, और डी संध्या विधि रूसो। जब हम इसका मिलान करें तो मैं आपको बताऊं तो जो रिपब्लिक पुस्तक थी वह प्लेटो के द्वारा लिखी गई, और एमिल एंड एजुकेशन पुस्तक रूसो के द्वारा, और द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी के द्वारा, और संध्या विधि दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो क्या बनता है हमारा आंसर? ए का हो जाएगा 4, और बी का हो जाएगा हमारा ए का 3rd, बी का 4, ए का 3rd, बी का 4, और सी का 1 और डी का 2। तो हमारा आंसर बनना चाहिए 3, 4, 1, 2। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं किस में ये आंसर बन रहा है। अब जब हम देखें तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए में बन रहा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? जब हम बात करें तो ऑप्शन दिए हैं ए शिक्षा समाजशास्त्र, बी ऑप्शन दिया है सामाजिक दर्शन, सी ऑप्शन दिया है मीडिया मनोविज्ञान, और डी ऑप्शन दिया है शिक्षा मनोविज्ञान। अब जब इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या कहते हैं, क्षमताओं को समझने का, विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करना चाहिए। अब शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इसमें क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार की योग्यता, क्षमता, अधिगम शैली, विकास प्रक्रिया, अभिप्रेरणा, चिंतन, अवधान आदि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता लेनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट पर चलें तो ये परिभाषा हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई है। ये मैं बताऊं तो ये DSSB PRT और बिहार टेट में भी पूछी गई है। ये इसका परिभाषा को हम जब पढ़ते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है?
ए हम ऑप्शन पर नज़र डालें, आप भी कमेंट करें, तो ए ऑप्शन दिया है बी एन झा और बी ऑप्शन स्किनर, सी ऑप्शन डेविस और डी ऑप्शन वुडवर्थ। अब जब इस कथन की बात करें तो ये कथन दिया गया है स्किनर के द्वारा। स्किनर के अनुसार ये था कि मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है उससे लगाता है, क्योंकि इसमें व्यवहार संबंधी विज्ञान को ग्रहण किया जाता है। स्किनर ने यह कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो अपना अर्थ शिक्षा से लगाता है, पर वो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत लगाता है और उसमें व्यवहार संबंधी विज्ञान को ग्रहण किया जाता है। ये स्किनर के द्वारा कहा गया था। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आप पेडागोजिकल क्वेश्चन की तरह समझ सकते हैं। ए ऑप्शन दिया है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी ऑप्शन दिया है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी ऑप्शन दिया है बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। आप इन क्वेश्चनों को करने का ये तरीका अपनाएं। इसमें सर्वप्रथम पहले आप सकारात्मक ऑप्शन को देखें, तो सकारात्मक ऑप्शन पहले ऑप्शन पर नए डालें तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये हो सकता है। बी ऑप्शन दिया है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये नेगेटिव। बच्चों को विद्यालय आने से पहले पूर्व ज्ञान होता है, ये नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, नहीं, कष्ट वाला वर्ड आ गया, ये नेगेटिव है। अब हम चौथे की बात करें डी की, तो बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। यहाँ तक तो सही है, यथावत सीखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है हमारा रूट लर्निंग है, जो पढ़ाए वही बच्चा सीख ले, ये भी नेगेटिव है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, मतलब करके सीखते हैं, खुद ही सेल्फ करके सीखने की विधि को ये स्पष्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। और हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। ए प्राथमिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी दोनों और हम डी बात करें इनमें से कोई नहीं। अब जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मकतब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अभी सुपर टेट में मैंने शिक्षण कौशल को लिया था, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से ये बताया था। आप कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। तो अब मैं आपको इसमें बताऊं तो मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से निकला है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, कुतुब शब्द से निकला है, और जिसका आशय होता है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। और जब हम बात करें मकतब में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था मकतब में जो शिक्षा की शुरुआत थी मैंने आपको बताया था 444 4 वर्ष 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। और इस 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की अवस्था में बिस्मिल्लाह खानी रस्म कराई जाती थी, मैंने आपको ये भी बताया था। तो मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती थी, तो हम बोलेंगे प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। और ये मकतब शब्द अरबी भाषा से बना है, अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, और कुतुब शब्द का आशय होता है जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित में किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट के 6 to 8 में 2016 में। तो ए ऑप्शन पर नए डालें थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, सी ऑप्शन अंतस्रावी ग्रंथि और डी ऑप्शन प्रियूष ग्रंथि।
अब जब हम इस क्वेश्चन की बात करें कि किसको मुख्य अधिकारी, इस वर्ड को आप ध्यान दें, किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित या निर्देशित करती है। तो वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही हम अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं और उनको निर्देश देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। अब जब हम आगे और चलें इसमें अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। ए ऑप्शन दिया है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बी ऑप्शन दिया है अधिगम विकास के पीछे रहता है, सी ऑप्शन दिया है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, और डी ऑप्शन दिया है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित हैं। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। और हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो हम उसी तरीके से इसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन अच्छा दिख रहा है, मतलब हमें कौन सा क्वेश्चन अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को परिभाषित कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखें, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, नहीं, विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं है। अधिगम विकास के पीछे रहता है, नहीं। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, नहीं। अब जब हम डी ऑप्शन की बात करें तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित हैं। हाँ, क्योंकि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंत संबंधित इसलिए हैं क्योंकि जब हम अधिगम करेंगे तभी हमारा विकास संभव है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11th या 11 का डी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। अब हम ऑप्शन पर नज़र डालें तो ए ऑप्शन दिया है परिनिर्भरता, बी ऑप्शन दिया है सामूहिक की भावना, सी ऑप्शन दिया है धार्मिकता, और डी ऑप्शन दिया है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें सर्वप्रथम पहले बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषताओं को जानना होगा। तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो ऑप्शन में प्रमुख विशेषता आती है वो आती है सामूहिक की भावना, बी। और अन्य विशेषता हैं बाल्यावस्था की, जैसे मैंने पहले इसमें बताया कि सामूहिकता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, और शारीरिक विकास में स्थिरता आती है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, रुचियों में परिवर्तन होता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा सामूहिक की भावना, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य बचपन की अवधि क्या है। ऑप्शन ए दिया है 2 वर्ष से 6 वर्ष, और बी ऑप्शन दिया है 6 वर्ष से 11 वर्ष, और सी ऑप्शन दिया है 10 वर्ष बाद, और डी ऑप्शन दिया है जन्म से 2 वर्ष। तो आप भी इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा कमेंट में। अब जब हम मध्य बचपन के बारे में बात करें तो मध्य बचपन की जो अवधि होती है, बालक और बालिका की बात करें तो इसमें जब हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन बनेगा 6 वर्ष से 11 वर्ष। इसमें बालक की अवधि में बताऊं, बालक और बालिका, बालक की अवधि हम मानते हैं 6 से 11 या 12, आप समझ सकते हैं 6 से 11 या 12, और बालिका की जो अवधि मानी जाती है वो 6 से 10 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 11 वर्ष। हम दोनों को कवर कर लेंगे इसमें, बालक और बालिका की। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अब हम इसकी बात करें, ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। जब हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो ऑप्शन ए दिया है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं।
अब जब हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि ये DSSB PRT में आ चुका है। जब हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि सभी बच्चों में भिन्न भिन्न योग्यताएं होती हैं, उनमें क्षमताएं होती हैं, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये आंसर तो नहीं होगा। अब प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हाँ ये हो सकता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं। तो हमारा राइट आंसर बनेगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। अब ऑप्शन पर नज़र डालें तो ऑप्शन दिया है ए मानव व्यवहार का अध्ययन, बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी सीखने के तरीकों का अध्ययन और डी संचार माध्यमों का अध्ययन। अब जब इस ऑप्शन को हमने देख लिया, आप इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें, हम इसके आंसर की बात करें तो पहले हम ऑप्शन पर नज़र हमने डाली। जब हम देखते हैं स्टार्टिंग के 3 मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं। और जो अंतिम दिया है संचार माध्यमों का अध्ययन, ये हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर बन जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो हमने आज टोटल 15 क्वेश्चन को किया है बाल मनोविज्ञान और शिक्षण से संबंधित। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी आपको प्रैक्टिस कराई जा रही हैं CDP से संबंधित, ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे मार्क्स आपके इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट में आएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं यदि हम हर सब्जेक्ट को अच्छा करेंगे और उसमें मार्क्स अच्छे लाएंगे तो सिलेक्शन की ओर हमें बहुत जल्दी हमें पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे लिए सिलेक्शन लेना, जॉब तक जाना हमारे सब्जेक्ट को अच्छा करने से है। इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और यदि आपको मेरे द्वारा कराई गई प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम अगली प्रैक्टिस में अगले पार्ट में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।